चलिए बात करते हैं एयरपोर्ट पर मचे हंगामे की, एक बहुत पावरफुल एयरलाइन की और सरकार के साथ उसके सीधे टकराव की। ये कहानी सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है सत्ता और सुरक्षा के बीच एक जबरदस्त खींचतान की। सोचकर देखिए, साल 2025 का अंत है। किसी की शादी है, किसी की जरूरी मीटिंग, किसी ने बड़ी मुश्किल से छुट्टियों का प्लान बनाया और अचानक सब कैंसिल। यही हकीकत थी हजारों लोगों की जो पूरे भारत के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। हर तरफ बस अफरा तफरी और जाहिर है बहुत ज्यादा गुस्सा और मायूसी। और ये कोई एक दो फ्लाइट्स की बात नहीं थी, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक सिंगल एयरलाइन ने 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स जमीन पर उतार दी। मतलब एक झटके में देश भर में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया और सबके मन में बस एक ही सवाल था कि भाई आखिर हुआ क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इसका सबसे ज्यादा असर दिखा, यानी एयरपोर्ट पर। चारों तरफ बस हंगामा था। परिवार, बिजनेस के लिए सफर करने वाले लोग, यहां तक कि अपनी शादी में जाने वाले लोग भी सब फंसे हुए थे और उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं था। और इसका असर वो तो तुरंत और बहुत ही बुरा हुआ। हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंस गए, टर्मिनल्स में पैर रखने की जगह नहीं थी। दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया और किराए 5-5 गुना तक बढ़ गए। कस्टमर सर्विस का तो कोई अता पता ही नहीं था। मतलब यात्रियों को न सिर्फ समय बल्कि पैसे की भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। इस पूरे कियोस्क की वजह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई स्ट्राइक नहीं थी। नहीं, इसकी असली जड़ में था सरकार का एक नया सेफ्टी रूल। इस नियम को कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसका सीधा सा मकसद था पायलट और क्रू की थकान को मैनेज करना। मतलब उनके काम के घंटे तय करना, उन्हें जरूरी आराम देना ताकि थकान की वजह से कोई हादसा न हो। और ये नियम इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि हाल ही में हुए एक प्लेन क्रैश के बाद पायलट की थकान एक बहुत बड़ी सेफ्टी चिंता बनकर उभरी थी। तो इस FDTL नियम में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। जैसे पायलट्स का वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। उनकी नाइट ड्यूटी का टाइम भी 1 घंटा बढ़ा दिया, जिससे सुबह की कई फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो गईं। और सबसे बड़ा बदलाव, पहले पायलट एक हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे, अब सिर्फ 2। अब देखिए, ये सारे नियम पायलट्स को ज्यादा आराम देने और भारत को ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बराबर लाने के लिए थे। लेकिन एक ऐसी एयरलाइन के लिए जो बिल्कुल टाइट शेड्यूल पर चलती है, उसके लिए ये बदलाव बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। तो अब हम कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक सेफ्टी रूल जो सबकी भलाई के लिए था, उसने पूरे देश में इतना बड़ा संकट कैसे पैदा कर दिया? ये मामला अब सिर्फ एक नियम का नहीं था, ये एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ एक सवाल और उठता है कि भाई जब नियम सबके लिए था, तो सिर्फ इंडिगो पर ही इसका इतना बुरा असर क्यों पड़ा? और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसका जवाब छिपा है इंडिगो के मार्केट पर दबदबे और उसके बहुत ही अनोखे और कुछ लोगों के हिसाब से काफी रिस्की बिजनेस मॉडल में। और ये देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो का दबदबा कितना बड़ा है, करीब 64% मार्केट शेयर। मतलब देश में उड़ने वाले हर 3 में से 2 लोग इंडिगो से सफर कर रहे हैं। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी एयरलाइन को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। अब उनके बिजनेस मॉडल को समझिए। ये हाई एफिशिएंसी और लीन स्टाफिंग पर काम करता है। मतलब कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम। अगर हम पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो देखें, तो जहां आकाशा एयर के पास एक प्लेन के लिए करीब 26 पायलट हैं, वहीं इंडिगो के पास सिर्फ 13। अब ये मॉडल मुनाफे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पायलट्स के लिए आराम के घंटे बढ़ गए तो इस सिस्टम में उसे संभालने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और यहीं से वो गंभीर आरोप सामने आया। कुछ सोर्सेस का ये कहना था कि इंडिगो ने जानबूझकर ये फ्लाइट्स कैंसिल की थीं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी, एक तरह का प्रेशर टैक्टिक। उनका कैलकुलेशन ये था कि जब हजारों यात्री परेशान होंगे, हंगामा होगा, तो सरकार पर दबाव बनेगा और वो इन नए महंगे FDTL नियमों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। अब सोचिए सरकार की हालत। एक तरफ हजारों परेशान यात्री और उनका बढ़ता हुआ गुस्सा, और दूसरी तरफ देश का एविएशन नेटवर्क जो लगभग ठप हो चुका था। सरकार वाकई एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी। और इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1 नवंबर को नए सख्त FDTL नियम लागू हुए। नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो ने 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी।
और फिर 5 दिसंबर को DGCA, जो भारत की एविएशन अथॉरिटी है, उसने वन टाइम छूट का ऐलान करते हुए इन नियमों को पोस्टपोन कर दिया। मतलब कई दिनों की अफरा तफरी के बाद सरकार ने उन्हीं सेफ्टी रूल्स को टाल दिया जिन्हें हादसों को रोकने के लिए बनाया गया था। अच्छा, ये जो संकट भारत में हुआ, ये अकेला नहीं है। ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ये उसकी एक झलक भी हमें दिखाता है। देखिए, पूरी दुनिया में कमर्शियल पायलट्स और ग्राउंड क्रू की कमी हो रही है। भारत और अमेरिका जैसे कई देशों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानी ATC आज भी पुराना है। दुनिया में चल रहे झगड़ों की वजह से नो फ्लाई जोन बन जाते हैं, जिससे फ्लाइट्स का टाइम और खर्चा दोनों बढ़ जाता है। और जेट फ्यूल की कीमतें, वो तो हमेशा से ही एयरलाइंस के लिए एक बड़ा सिरदर्द रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर दिखाती हैं कि पूरा एविएशन सिस्टम असल में कितना नाजुक है। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? असल में ये संकट आज की हवाई यात्रा के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल टेंशन को हमारे सामने लाता है। और ये टेंशन है दो चीज़ों के बीच। एक तरफ हैं सेफ्टी रेगुलेशंस, जो लोगों की जान बचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये इंसानी सीमाओं को मशीनों से ऊपर रखते हैं, लेकिन इससे ऑपरेशन का खर्चा बढ़ता है। और दूसरी तरफ हैं लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए बने हैं। ये कम स्टाफ और एफिशिएंसी पर चलते हैं। तो ये एक सीधी टक्कर है, सुरक्षा बनाम मुनाफा। तो उस वक्त का संकट तो टल गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ गया है कि जब सुरक्षा, मुनाफा और सुविधा आपस में टकराते हैं, तो आखिर में इसकी कीमत चुकाता कौन है? और क्या हम भविष्य में ऐसे किसी और संकट के लिए तैयार हैं?